हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आई एम रिम्पी एंड मैंने अभी एक वीडियो डाली है यूट्यूब पर, रिवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड इट्स नेशनलाइजेशन। 17 से 18 मिनट्स में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया विद हिस्ट्री एंड नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं आपके नेट के एग्जाम में, किस तरीके से आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज़ है ये मैंने खुद क्रिएट करे हैं कॉन्सेप्ट से। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की डिटेल में जाकर ये एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। एंड जब आप वे थियोरी सुनेंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, देन एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पार्ट्स में बैंकिंग स्ट्रक्चर बाइफरकेट किया है, डिवाइड किया है। तो वो है 2 पार्ट्स में, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ओके एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरा ही टेलीग्राम चैनल है टारगेट जेआरएफ बाय रिम्पी गोयल। ये मेरा चैनल भी है और मेरा ग्रुप भी है। ग्रुप पर डेली क्विजेज होती है, तो ये वही क्विज है जो मैंने क्रिएट की थी एंड मैंने ग्रुप में डाली थी। तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे जो मैंने क्विज क्रिएट की थी, मैं वहीं से आपको चीज़ें समझा रही हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने क्रिएट किए थे। आरबीआई का मेन पर्पस क्या है? क्रेडिट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस को कंट्रोल करना, डिफ्लेशनरी को कंट्रोल करना, फिर सभी को कंट्रोल करना। आरबीआई का मेन पर्पस है फ्रेंड्स, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका खुद आंसर सोचिए, देन वीडियो को रिप्ले करेंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेन पर्पस है आरबीआई का क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्रेडिट कंट्रोल करने के साथ साथ जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, इनको भी कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है। ये दोनों ही टाइप्स मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबोव। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉमर्शियल बैंक को गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, नन ऑफ दीज, या फिर खाली बी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, सोचिए, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो पुराना नाम था, जो अर्लियर नेम था, वो था बैंकिंग कंपनीज एक्ट। बैंक 2 तरह से काम करती है, एक कंपनी फॉर्मेट में, एक सोसाइटी फॉर्मेट में, ठीक है। कंपनी फॉर्मेट में जो बैंक काम करती है उन्हें कंपनी एक्ट 2013 की तरह अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, ठीक है। देन उनको 4 वर्ड्स यूज़ करने होंगे, 4 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड यूज़ करना होगा, बैंक, बैंकिंग, ठीक है। देन वे बैंकिंग कंपनीज एक्ट बैंकिंग कंपनीज में आएंगी। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, कमर्शियल बैंक की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारा किसके अंडर आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, चाहे वे बैंकिंग कंपनी फॉर्मेट में, चाहे सोसाइटी फॉर्मेट में, दोनों ही इसके थ्रू ही रेगुलेट होती है। किस ईयर में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया? 1966 में। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें से ऐसी कौन सा बैंक है जो ऑटोनोमस बॉडी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक आर ऑटोनोमस बॉडी? आरबीआई, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, सेबी, बोथ ए एंड बी, या फिर कोई भी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है वो सारे बैंक्स जो अपने एक्ट के थ्रू काम करते हैं, अपने हिसाब किताब से काम करते हैं। सरकार कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती। सरकार यानी इन बैंकों को चलाने के लिए सरकार के नियम नहीं चलते, ये इनका खुद का अपना एक स्पेशल एक्ट होता है जो इस पूरी एक्टिविटीज़ को चलाता है। जैसे आरबीआई का अपना एक्ट है 1934, आरबीआई एक्ट 1934। सेबी का अपना एक्ट है 1992, ठीक है। गवर्नमेंट और आरबीआई सेम नहीं है, अगर आपके माइंड में डाउट हो। गवर्नमेंट अलग है, आरबीआई अलग है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती। आरबीआई की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर होती है। इसका जो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। जिस तरीके से आरबीआई का अपना एक्ट है 1934, सेबी का अपना एक्ट है 1992, तो ये दोनों ही जो बैंक है ये अपने हिसाब किताब से काम करते हैं, किसी की दखल अंदाजी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अलग है, इनका अपना एक्ट अलग है। तो इसका जो राइट आंसर है, आरबीआई और सेबी दोनों ही इसके अंदर आएंगे। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे ऑटोनोमस बॉडी नहीं होते। कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है, वेदर पीएनबी, एसबीआई, कोई भी कमर्शियल बैंक आप लगा लीजिए, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड इन एनेक्टेड लॉज? अब आपको ये तो पता लग गया कि एक्ट अलग से पास किया गया आरबीआई के लिए, सेबी के लिए, जिससे कि उनका काम स्मूथली चले, बिना किसी डिस्टर्बेंस के चले। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक्ट बनते कैसे? इन लॉज को बनाने के लिए पहले एक बिल होता है, उस बिल को पास होने के बाद ही कोई एक्ट बनता है। तो ये कैसे बनता है? इसके लिए तीनों ही स्टेप्स ज़रूरी है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, पासिंग। पहले प्रिपेयर किया जाएगा बिल को,
ठीक है। देन प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, देन पास किया जाएगा, प्रेसिडेंट इसको पास करेंगे एंड देन ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई करेंगे। तो तीनों ही स्टेप्स ज़रूरी है। इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से ट्रिपल पी, आप इसको ट्रिपल पी की तरह लर्न कर सकते हैं। ट्रिक है ये ट्रिपल पी, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड पासिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ आरबीआई एक्ट अप्लाई ऑन कमर्शियल बैंक। जो आरबीआई एक्ट है 1934, क्या वो हम कमर्शियल बैंक पे अप्लाई कर सकते हैं आरबीआई एक्ट? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कमर्शियल बैंक का अपना एक खुद का एक स्पेसिफिक एक्ट है, दैट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है फ्रेंड्स। और सेक्शन 2 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, उसमें उस बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन भी डिफाइन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेन बॉडी है जो बैंकिंग से रिलेट करती है। हमारी 3 मेजर बॉडीज़ है जो बैंकिंग से रिलेट करती है, बाकी बहुत सारी है बट मेजर 3 है। ठीक है। आरबीआई, आईबीए एंड एनआईबीएम, इसको भी मैंने कंप्लीट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो एडवाइजरी बॉडी है, इसमें पूछा गया कि कौन सी मेन बॉडीज़ है, तो ये दोनों ही हमारी आएगी, ए एंड बी। आरबीआई है एक हमारी, इसमें एक सेकंड भी है हमारी आईबीए एंड थर्ड है हमारी एनआईबीएम। मैंने 2 ही नाम मेंशन करे, तो इसका मतलब ये दोनों ही हमारी इसके अंदर इंक्लूड होगी। इसमें से कौन सा बैंक ऐसा है जो एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है? आरबीआई, आईबीए, एनआईबीएम, या फिर कोई भी नहीं। फ्रेंड्स देखिए, आरबीआई एक रेगुलेटर का काम करता है, मनी को रेगुलेट करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, आरबीआई। बट ये कोई एडवाइस नहीं देता। एडवाइस कौन देता है? एडवाइस देता है आईबीए। आईबीए एडवाइस देता है आरबीआई को, ठीक है, कि क्या प्रोसीजर्स रहेंगे बैंकिंग की, अपनी सलाह देता है बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। जो एनआईबीएम है फ्रेंड्स, ये थिंक टैंक होता है, ये सोचने का काम करता है। इन विच ईयर बैंकिंग स्टार्ट इन इंडिया, सबसे पहली बार बैंकिंग हमारे इंडिया में कब स्टार्ट हुई? वो स्टार्ट हुई थी 1770 में। ओके, सो कंप्लीट हिस्ट्री जो है हमारी बैंकिंग की, जब 1770 में हमारी बैंकिंग स्टार्ट हुई, 1770 से लेकर अब तक जो हिस्ट्री है बैंकिंग की, उसको कितने फेजेस में बांटा गया? उसको 3 फेजेस में बांटा गया। इंट्रोडक्शन स्टेज, नेशनलाइजेशन स्टेज एंड रिफॉर्मिंग स्टेज। ये चीज़ भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। जो फर्स्ट बैंक है हमारी इंडिया का, कौन सा बैंक है? दैट इज़ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में एस्टेब्लिश हुआ, एंड ये लिक्विडेट भी हुआ था 1829 के पीरियड में, यानी इस बैंक का दिवालिया निकल गया था। ठीक है, ये वाला भी मैंने अच्छे से कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में। विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स आर लॉन्च इंक्लूडेड इन प्रेसिडेंसी बैंक्स। कौन कौन से बैंक्स प्रेसिडेंसी बैंक्स में आते हैं? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीनों ही हमारे प्रेसिडेंसी में आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंसी का मतलब होता है, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे इंडिया में, जब उनका राज चल रहा था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा उस टाइम मतलब उस एरिया में बहुत सेलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही थी, और वहाँ पर इतना काम हो गया था कि वहाँ पर बैंक्स बना दिए गए। वहाँ पर 3 बैंक बनाए गए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, उस प्रेसिडेंसी एरिया में। इसलिए इसको क्या कह दिया गया कि तीनों ही बैंक क्या है? प्रेसिडेंसी बैंक्स हैं। किस ईयर में नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ बैंक्स का? 1969 में। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे फ्रेंड्स। 1969 में कितने मेजर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स नेशनलाइज हुए थे? 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, यानी 14 कमर्शियल बैंक्स थे जो प्राइवेट बैंक्स, वो हमारे नेशनलाइज हुए थे। 16 क्वेश्चन है कि 1980 में कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए? 14 के अलावा 6, यानी 1980 में टोटल कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो चुका था? 20 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो चुका था। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है, जो नाम से ही क्लियर है, कि कोई भी ऐसा प्राइवेट बैंक जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया, नेशन ने ले लिया, हमारी सरकार ने ले लिया जिस बैंक का कंट्रोल, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? नेशनलाइज कहेंगे। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो कोई भी सरकारी बैंक का कंट्रोल कोई प्राइवेट बैंक ले ले या कोई प्राइवेट कंपनी ले ले, उसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। नाम से ही आपको ट्रिक से ही लर्न हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट के हाथ में आना कोई चीज़, नेशनलाइजेशन मतलब सरकार के हाथ में कोई चीज़ आना, यानी उसके कंट्रोल में कोई चीज़ आना। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए क्या है एट प्रेजेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 2019 के अकॉर्डिंग कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए। आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेगा 19 आंसर, बट फ्रेंड्स इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2019 में, उन्होंने डिसाइड किया था अगस्त में कि 14 बैंक्स को 6 बैंक्स को मर्ज करके किया जाएगा, तो 12 बैंक्स रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसमें देखिए क्या था, थोड़ा बताती हूँ इस क्वेश्चन को, 17 क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखिए उस टाइम कहा गया कि 6 बड़े, देखिए हमारे टोटल बैंक्स कितने रह गए थे, हमारे 18 रह गए थे नेशनलाइज होकर। ये 18 कैसे रहे, क्या इशू हुआ, ये सारा नेशनलाइजेशन का कंप्लीट विद लिस्ट मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ 17 मिनट्स की वीडियो है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, ठीक है, पूरा सुनना आपको उस वीडियो को। तो उसमें मैंने बताया कि 2019 में जो थे 19 बैंक्स थे जो वे नेशनलाइज हो गए थे, ठीक है। इसमें से हमने एक बैंक निकाल दिया आईडीबीआई का मेजर शेयर था जो वे एलआईसी ने ले लिया, इसलिए आईडीबीआई हमारा प्राइवेट सेक्टर में चला गया। हमारे बचे कितने, 18 बैंक्स बचे। अब इस 18 बैंक्स में से 6 बैंक्स ऐसे थे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 2019 में अनाउंस कर दिया अगस्त में कि इसको 4 बड़े बड़े बैंक्स में मर्ज कर देंगे, लाइक कैनरा बैंक, ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स में हम इसको मर्ज कर देंगे 6 बैंक्स को, ठीक है। तो 18 में से 6 होकर कितने रह गए, 12 रह गए। लेकिन फ्रेंड्स ये डिसीजन कब लिया गया, 2019 में लिया गया। लेकिन ये जो डिसीजन था ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ये डिसीजन इम्प्लीमेंट होना था 1 अप्रैल 2020 को। इसलिए कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर 19 है, एग्जैक्ट आंसर 12 है। ये डिसीजन के अकॉर्डिंग है कि क्या डिसीजन लिया गया, कितने बैंक्स नेशनलाइज होंगे 2019 के अकॉर्डिंग। तो 6 बैंक्स नेशनलाइज होंगे। जब 6 बैंक्स नेशनलाइज हो जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 12 बैंक्स रह जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, की बैंक पब्लिक से पैसा क्यों लेती है, क्या पर्पज़ है पैसा लेने का। जब बैंक पब्लिक से पैसा लेती है तो वे इसलिए लेती है कि पब्लिक से पैसा लिया, उसको आगे चढ़ा दिया उधार पर, आगे किसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, उसको चैनलाइज कर दिया अलग जगह पर। तो सारी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। बैंक्स को नेशनलाइज क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। देखिए इसका मेन पर्पज़ ये है, जब स्टार्टिंग में आरबीआई आया, इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज यहाँ पर टाइमर था, वो टाइमर ख़त्म हो रही थी, इसलिए मैंने पहला आंसर बता दिया। ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड, जब आरबीआई बैंक बना 1935 में सेटअप हुआ, तो वो बैंक जो था वे प्राइवेट में था, वे बैंक नेशनलाइज नहीं था आरबीआई 1935। ये इसको नेशनलाइजेशन बाद में मिली, और वह कब मिली ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये लगने लग गया कि अगर ये बैंक नेशनलाइज नहीं है, लोगों को ना बैंकों में पैसा डालने से काफ़ी डर लगता था कि अगर हम बैंक्स में पैसा डाल देंगे कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, इसलिए भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में डालते थे। अपना जितना भी सेविंग्स होता था वे बैंक्स में कम इन्वेस्ट करते थे। तो लोगों में पब्लिक कॉन्फिडेंस डालने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को लेकर रीजनल बायस को एलिमिनेट करने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए नेशनलाइज किया गया था बैंकों को। ये बहुत बड़ा कारण था बैंक्स को नेशनलाइज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैंकिंग टर्म कौन से एक्ट में डिस्क्राइब है। यस, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिस्क्राइब है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये मेरा जो MCQ सीरीज़ का पोर्शन था, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अपना लाइक दीजिए। ऐसे ही मैं वीडियोस लेकर आती रहूँगी फ्रेंड्स। मैंने अलग से इसलिए नहीं बनाई, मतलब अलग से मैंने टाइप करके इसलिए नहीं बनाया PPT पे या वर्ड पे, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्वेश्चन यही रहते, एक्सप्लेनेशन यही रहती, ठीक है। मेन चीज़ है कंटेंट आपको मैं दे रही हूँ, क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। वेदर ये क्विज़ भी मैंने खुद ही क्रिएट की हुई है, मैंने किसी और की कॉपी नहीं करी, सारा कुछ ही मेरा खुद का ही ओरिजिनल है, क्रिएटिव है। तो मैटर करता है कंटेंट, वो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ। तो आप प्लीज़ अपना सब्सक्राइब दीजिए, कंटेंट को समझिए एंड उस वीडियो को ज़रूर देखिए। 17 मिनट की वीडियो है, बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अपना कमेंट, अपना सब्सक्राइब, अपना लाइक ज़रूर दीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट JRF बाय रिम्पी गोयल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ओके। एंड फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन रॉन्ग आ रहा है। क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग नहीं है, दिखाती हूँ मैं आपको। जब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी तो मेरा एक क्वेश्चन स्किप हो गया था। वे जो मेरा क्वेश्चन स्किप हुआ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मेरा स्किप हो गया था क्योंकि मैं आपको 17 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी, उस चक्कर में मेरा 18 क्वेश्चन का टाइमर खत्म हो गया था, इसलिए इसका ऑटोमेटिक आंसर आ गया। और आंसर इसमें नीचे 1 रॉन्ग दिखा रहा है, बट ये रॉन्ग नहीं है, सारे आंसर्स हमारे करेक्ट है, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय।